स्नातक अंतिम वर्ष की छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हिंदी काव्य विकास यात्रा का दूसरा चरण द्विवेदी युगीन कविता। इससे पूर्व हमने भारतेंदु युगीन कविता, परिचय, प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन किया था। अब हमारी अगली जो कड़ी है आधुनिक हिंदी कविता के विकास यात्रा की, वो है द्विवेदी युगीन कविता। प्रारंभिक चरण जो कि भारतेंदु युगीन कविता का था, वह एक प्रारंभिक अवस्था थी, और द्विवेदी युगीन कविता है वो उसकी विकसित और स्थापित अवस्था के रूप में उसको हम मान सकते हैं। द्विवेदी युगीन कविता का समय 1900 से 1918 माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के युग प्रवर्तक साहित्यकार थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी भाषा को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करना, गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली को बनाना और नैतिकता और आदर्श एवं राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं करने के लिए प्रेरित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था और इस उद्देश्य में वो सफल भी रहे। इसलिए इस काल के युग प्रवर्तक साहित्यकार होने के कारण इस कालखंड का जो नाम है वो उनके नाम के आधार पर पड़ा है। इसलिए इस काल को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग हिंदी कविता का वह युग है जिसमें राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा निरंतर शोषण की चक्की में पिसने के कारण जनता में उनके प्रति विद्रोह की भावना थी, लेकिन उस भावना को प्रत्यक्ष पटल पर लाना, जन जन में उस भावना को जागृत करना, ये कवियों का काम था और कवियों ने इसको बखूबी भी निभाया। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रत्यक्षतः श्रृंगार वर्णन का विरोध करते थे, नैतिकता और आदर्श और उपदेश में विश्वास करते थे, और सभी जो द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो उन्हीं के पदचिन्हों पर चले हैं। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा कि यह जागरण का काल है, जागने का काल है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि अगर भारतेंदु युग प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहाँ पूर्व जो प्रवृत्तियाँ केवल अंकुरित हुई थी वे बाद में पुष्पित और पल्लवित हुई और एक व्यापक कविता रूपी वटवृक्ष के रूप में साहित्य जगत में स्थापित हुई। पूर्व में जो समस्या पूर्तियाँ, श्रृंगारिकता, नीरस तुकबंदियाँ, इनका निषेध हुआ और स्वदेशानुराग, विषय विविधता का चित्रण इस युग में मिलता है। वर्ण विषय की विविधता को लेकर के इस काल को बहुत अच्छे प्रकार से जाना जाता है, क्योंकि कहते कि चींटी से लेकर के हाथी तक, पर्वत से लेकर के राई तक विविध विषयों पर रचना इस काल में हुई है। द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि हुए हैं उनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जैसा कि हम नाम से ही विदित हैं कि प्रिय प्रवास उन्होंने 1914 में लिखा, जो हिंदी भाषा का और यूँ कहें कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उनके अन्य रचनाओं में पद्य प्रसून, रस कलश, वैदेही वनवास आदि उल्लेखनीय हैं। दूसरे जो कवि इस युग के रहे महत्वपूर्ण, वो मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इन कवि के बारे में हिंदी जगत के अगर थोड़ा बहुत भी कोई जानता है तो वह व्यक्ति भी इस कवि के बारे में जानता है। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर यानी खंडकाव्य और महाकाव्य दोनों प्रकार की रचना इन्होंने की, और इनकी प्रसिद्धि का आधार है वो साकेत है जो 1931 में प्रकाशित हुआ। और साकेत में इन्होंने राम की कथा का वर्णन किया, लेकिन नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन को
इन्होंने बहुत ही बखूबी सुंदरता के साथ चित्रित किया। और ये कहा जाता है और ये सत्य भी है कि यह जो रचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इससे प्रेरित होकर के मैथिली स्वर्ण गुप्त ने इस पर एक महाकाव्य लिखा जो साकेत के रूप में जाना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कुमकुम, ऐपलक, कवाशी, हम विस्पाई जन्म की आदि रचनाएं उन्होंने की। माखनलाल चतुर्वेदी हिमकृष्णी, हिमतरंगिनी, युगचारण जैसी रचनाओं को लेकर के आए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा आदि रचनाओं को लिखा। त्रिशूल के नाम से इनको जाना जाता था। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन 3 काव्य लिखे और इनके लिए विशेष परिचय ये है कि ये जो काव्य हैं वो काल्पनिक हैं, यानी कि इनकी जो कथा है, आधार है, वो काल्पनिक है। श्याम नारायण पांडे जिनका हल्दी घाटी बड़ा प्रसिद्ध हुआ, हल्दी घाटी, जोहर इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त नाथुराम शर्मा शंकर बहुत अच्छे कवि हुए हैं इस काल के। श्रीधर पाठक जिन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है, उन्होंने भी इस काल में अपनी रचनाएं की हैं। इस प्रकार किससे कुल मिलाकर के विभिन्न कवियों के योगदान से द्विवेदी युग के एक सुंदर काव्य लेकर के हमारे समक्ष अवतरित हुआ, स्थापित हुआ। अब ये देखते हैं कि द्विवेदी युगीन जो काव्य लिखा गया, जो विषय की विविधता से युक्त है, खड़ी बोली में लिखा गया, क्योंकि जो खड़ी बोली का प्रारंभिक चरण था उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी, जो कि अपने आगे आने वाले काव्यकाल और अपने विगत में गए काव्यकाल से अपने आप को पृथक करते हैं। द्विवेदी युग भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट काल माना जाता है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों को एक ही भाषा में लिखा गया, इसलिए भाषा की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से भी इसको उत्कृष्ट काल कहा जाता है। देश प्रेम, समाज सुधार, नैतिकता, आदर्श, राष्ट्रीय भावना, इतिवृत्तात्मकता आदि विषयों पर कविताएं लिखी गई और विषय भी ऐसे जो उपदेशपरक हों, नैतिकता से युक्त हों, आदर्शवाद से युक्त हों, मानवता के प्रति प्रेम जागृत करने वाले हों, ऐसे विषयों पर इस काल में कविताएं लिखी गई। पहली प्रवृत्ति जो निकल करके आती है वो है राष्ट्रीयता की भावना, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, देशभक्ति की भावना इस युग के काव्य में कूट कूट करके भरी हुई है, क्योंकि इससे पूर्व काव्य में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति का समन्वय देखने को मिलता है, लेकिन इस युग में किसी प्रकार की राजभक्ति नहीं, अगर है तो राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र के प्रति चेतना है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है। संपूर्ण युग में ये प्रवृत्ति रही। हमारे देश का जो अतीत का गौरव क्या रहा है, देश के प्रति लोगों की भावना क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की अभिव्यक्ति इस काल में हुई है। और ये कवि तो सीधा उपदेशात्मक रूप से कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यानी कि मरने से डरना नहीं है, देशभक्ति अपनी भावना को प्रदर्शित करने के लिए अगर आपको प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो आप उससे पीछे मत हटना। इस प्रकार की प्रेरणा इस युग के कवि देते हैं। दूसरी प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता या इतिवृत्त कथन, काव्य में 2 प्रकार का वर्णन होता है, एक स्थूल वर्णन होता है, एक सूक्ष्म वर्णन होता है। सूक्ष्म वर्णन में भावों की गंभीरता होती है, शब्दों का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके अर्थ को हमें ज्ञात करना पड़ता है, स्पष्ट करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। स्थूल वर्णन होता है जो इतिवृत्त वर्णन इसको हम कह सकते हैं कि वह स्थूल वर्णन या इतिवृत्त वर्णन होता है, इसमें सीधे सीधे सरल शब्दों में किसी भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि यूँ कह सकते हैं
कि शुष्क उपदेशात्मकता की जो प्रवृत्ति होती है, जिसमें आदर्शवाद भी अंतर्निहित होता है, उसे हम इतिवर्त कहते हैं। इस प्रकार का वर्णन द्विवेदी युग की कविताओं में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इतिवर्तात्मकता की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति निकल करके आती है नीति एवं आदर्श, यानी कि नैतिकता और आदर्श। हमारे भारतीय समाज की परंपरा रही है कि नैतिकता और आदर्श को हम बहुत महत्व देते हैं। द्विवेदी युगीन कवियों ने भी नीति एवं आदर्श पर बल दिया और श्रृंगार भावना का इन्होंने विरोध किया। नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। इस प्रकार का वर्णन इन्होंने नहीं किया जिसमें श्रृंगारिक भावनाएं हों, जिसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की भावना न हो कि जिससे देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना या सामाजिक सुधार की अपेक्षा हमारे समक्ष प्रस्तुत न हो। उपदेशात्मकता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि केवल मनोरंजन न कवि का क्रम होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। साफ लिख दिया कि मनोरंजन करवाना या करना कवि का उद्देश्य या कविता का उद्देश्य नहीं होता है। उसमें एक उपदेश होना चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उसमें आदर्श होना चाहिए, उसमें शिक्षा होनी चाहिए। इन चीज़ों को इन्होंने सर्वोपरि रखा अपनी कविता में। अगली प्रवृत्ति निकल के आती है कि सामाजिकता का चित्रण। और सामाजिकता का चित्रण से हमारा तात्पर्य है कि समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कविता के माध्यम से प्रत्यक्षता करना और समाज के प्रति किस प्रकार से हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बने और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, इस विषय को लेकर के कविताएं लिखी जाएं। ऐसा जो काव्य होता है वो सामाजिक सुधार से संबंधित होता है। ऐसा चित्रण युगीन कविता में देखने को मिलता है, क्योंकि युगीन जो कविता है वो समाज सापेक्ष है, समाज से जुड़ी हुई है। इसमें भेदभाव है, छुआछूत है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक रूढ़ियाँ जो कि समाज को तोड़ने या समाज को कमज़ोर करने का कार्य करते हैं, उन पर इस युग में रचनाएं लिखी गई हैं। अगला जो विषय है, अगली जो प्रवृत्ति है वो मानवतावादी दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण बना इस कविता में कि मानववाद को या मानवता को या मानव मूल्यों को सर्वोपरि स्थान इन कवियों ने दिया। द्विवेदी युगीन कविता में मानव का मानव के प्रति प्रेम और दीन दुखियों की सेवा और मनुष्य को उसके प्रति समर्पण भाव से किसी का हित करना, इसको ही व्यक्ति का सर्वोच्च धर्म बताया है। यानी कि मानव धर्म यही है कि दूसरे की सेवा करना, परहित करना, दूसरे की भलाई में अपने जीवन को समर्पित करना। इस विषय पर भी इन्होंने बहुत कविताएं लिखी। हरिओत जी ने तो राधा और कृष्ण जो हमारे लिए देवी और देवता के रूप में पूज्य हैं, जिनको हम देवी और देवता के रूप में मानते हैं, उन्हें एक सच्चा लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में अपनी रचनाओं में कवि चित्रित किया है। मैथिली शरण गुप्त स्वयं साकेत में श्री राम के मुँह से कहलवाया था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ या मैं कोई स्वर्ग नहीं बनने आया हूँ। वो कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कि स्वर्ग और उसमें किसी प्रकार का अंतर है, इस बात को लेकर के मैं नहीं आया हूँ। यानी कि इस जमीन को, इस भूमि को ही मैं क्या बनाने आया हूँ, स्वर्ग बनाने आया हूँ। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। जैसा कि आपको विदित है कि प्रकृति चित्रण सभी काल की कविताओं में देखने को मिलता है, विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। और इस दृष्टि से देखें कि युगीन कविता में भी प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। लेकिन फर्क इतना है कि युगीन कविता में प्रकृति के आलंबन परक रूप का ही अधिक चित्रण हुआ है, आलंकारिक और उद्दीपन परक रूप का चित्रण कम हुआ है। सीधा सा चित्रण हम देखने को मिलता है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा थी अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ प्रभा।
बिल्कुल एकदम सीधा और सरल चित्रण, प्रत्यक्ष चित्रण जो संध्या के समय में किस प्रकार का दृश्य होता है, इस प्रकार का सुंदर चित्रण इस युग में देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति हमारे समक्ष निकल करके आती है नारी भावना, कि नारी के प्रति इस युग के कवियों का क्या दृष्टिकोण था, क्या सोच थी, क्या विचार था, ये देखने को हमें मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि इस युग के कवियों में नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रहा। नारी के उच्चतम रूप यानी कि उदात्त रूप का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। एक देवी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक सहचरी के रूप में, जो सुंदर उसका रूप है समाज में, उसका चित्रण इसमें मिलता है, न कि रीतिकालीन भोग विलासिता के रूप में इसमें चित्रण किया गया। भारतीय समाज में उपेक्षा की शिकार नारी के उत्थान के लिए इस युग के कवियों ने जोर दिया, और गुप्त जी ने तो नारी की व्यवस्था पर इन पंक्तियों को भी लिखा है। द्रष्टव्य है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। कि जो मातृ शक्ति है, जो देश का पालन करना, राष्ट्र के निर्माण को जन्म देती है, उसकी क्या व्यवस्था है कि उसके आंचल में दूध है और आँखों में पानी है। इस प्रकार का सुंदर चित्रण युगीन कविता में देखने को मिलता है। अगली जो प्रवृत्ति है वो हास्य व्यंग है, यानी कि गंभीर विषयों के साथ साथ युगीन कवियों ने हास्य व्यंग का सहारा लेकर के भी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं, उन पर व्यंग्यात्मक और तीखा प्रहार किया है। मैं राजनीतिक जो शोषण उस समय जो प्रचलित था, सामाजिक कुरीतियाँ जो समाज को तोड़ रही थी, समाज को कमज़ोर कर रही थी, समाज को खोखला कर रही थी, धर्माडंबर, धर्म के नाम पर जो आडंबर थे, पाखंड किए जा रहे थे, उनको लेकर के व्यभिचार है और फैशन परस्ती आदि जो विषय थे उनको आधार बनाया और उन पर सीधा सीधा प्रहार युगीन कवियों ने किया है। हास्य व्यंग की सुंदर पंक्तियां अपन देख सकते हैं कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका खेल। शब्दों का इस प्रकार का जाल है, कच्चा बच्चा, कि उसको पढ़ते ही हमारे मन में एक हंसी की गुदगुदी फूट पड़ती है। अगली जो प्रवृत्ति है वो काव्य रूपों की विविधता। जैसा कि आपको विदित है कि काव्य के दो रूप होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रत्येक काल में किसी एक रूप की प्रधानता होती है, अन्य रूप गौण रूप से लिखा जाता है। इस युग में देखें तो प्रबंधात्मकता की प्रधानता है। इस प्रवृत्ति को हम प्रबंधात्मकता भी कह सकते हैं, यानी कि प्रबंध काव्य लिखने में इस युग के कवियों ने अधिक रुचि दिखाई है, इसलिए प्रबंध काव्य अधिक मात्रा में लिखे गए। इसलिए प्रबंध लिखने की प्रवृत्ति इस काल में ज़्यादा मिलती है। इस काल में प्रिय प्रवास, साकेत जैसे महाकाव्य लिखे गए, पंचवटी, जयद्रथवध जैसे खंड काव्य लिखे गए, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में अपूर्व प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन यही नहीं है कि केवल प्रबंध ही लिखे गए हैं, प्रबंध के साथ साथ इस युग में मुक्तक भी लिखे गए हैं, जिनमें भारत भारती एक सर्वोपरि रचना है। इसके बाद अगली प्रवृत्ति है भाषा। ये थोड़ी प्रवृत्ति अलग हट करके है पूर्व परंपरित काव्य धाराओं से, क्योंकि इससे पूर्व जो कविताएं लिखी गई, या चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और भारतेंदु युग, लंबे समय तक ब्रज भाषा का अधिकार रहा कविता के क्षेत्र में, और ब्रज भाषा में ही कविता लिखी जाती रही। इसलिए 400-500 वर्ष से जिस भाषा में कविता लिखी जा रही है, जो भाषा पूरी तरह से कविता के अनुकूल है, उसको हटा करके उसके स्थान पर अगर किसी नई भाषा या बोली में कविता लिखी जाने लगती है, तो उसका इस प्रकार उसी कविता उस ब्रज भाषा के समक्ष टिकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कर दिखाया द्विवेदी युग के कवियों ने, और
खड़ी बोली में द्विवेदी युग के कवियों ने रचनाएं की और सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करने की शक्ति है और वो उनको व्यक्त कर सकती है। इसलिए इस युग के सभी कवियों ने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने का अगर सबसे बड़ा योगदान किसी युग का है तो वो द्विवेदी युग का है। अगली विशेषता है छंद की विविधता, यानी कि छंद वैविध्य। इस युग में के कवियों ने छंद वैविध्य का प्रयोग किया है, विविध प्रकार के छंदों को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है, चाहे वो प्राचीन संस्कृत के छंद हों, चाहे वर्तमान छंद हों, दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलियाँ आदि के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों जैसे गीतिका, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग भी मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि छंद वैविध्य की दृष्टि से भी युगीन जो कविता है वो महत्वपूर्ण है। अतः ऊपर के उपयुक्त जो समग्र रूप से हम जिन प्रवृत्तियों को हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हमने जाना है, इसके अलावा भी अन्य प्रवृत्तियाँ इन्हीं प्रवृत्तियों में से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रवृत्तियाँ द्विवेदी युग की यही है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर ले जाने का काम, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने का काम युगीन कवियों ने किया और उन्होंने परंपरागत परंपराओं को तोड़ते हुए कविता के क्षेत्र में भाषा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से एक नूतन स्थापना की, जिसका आभारी सदैव हिंदी जगत रहेगा। धन्यवाद।